वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1। ये उस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कवर किया था यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, यानी पार्ट ए इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। ये हमने पार्ट ए में कवर कर लिया है। फिर इसके पार्ट बी में हमने कवर किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेके डेमोग्राफिक कंडीशन तक का पार्ट बी में कवर कर लिया गया था। और अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जिन्होंने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, फटाफट देखें। 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो है। आपका चैप्टर विद नोट्स तुरंत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है कि हमें पता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। ये तो हमने पता करके रखा है कि इंडिया की इकोनॉमी की हालत जो थी वो बैकवर्ड थी, एक तो पिछड़ी हुई थी और दूसरा स्टैग्नेंट यानी स्थिर थी। फिर क्या एग्रीकल्चर, क्या इंडस्ट्रियल, क्या फॉरेन ट्रेड और क्या डेमोग्राफिक कंडीशन, ये सारी की सारी ही चीजें बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी। तो एक चीज कॉमन हो जाती है। तो सर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या था? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में हम ये जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की 80% तक की पॉपुलेशन क्या थी? विलेज एरियाज में रहती थी, रूरल एरियाज में रहती थी। ठीक है, तो उनका लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से आता था? एग्रीकल्चर से आता था। तो अब याद कैसे करना है कि हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है तो मीनिंग क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, देश की जो जनता है, एक तो देखो जनता में सब आ जाते हैं, लेकिन वो लोग हु आर एक्चुअली वर्किंग, हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, ये सब वर्कफोर्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हमने कहा कि अगर हमें वर्किंग पॉपुलेशन की बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी हमारा सर्विस सेक्टर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। ध्यान से देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ज्यादातर लोग थे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर लोग थे हमारे। सेकेंडली उसके बाद टर्शरी सेक्टर में थे और कहीं बीच में आता था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहां पर क्या बोला गया है? एग्रीकल्चर अ प्रिंसिपल सोर्स। हिंदुस्तानियों का प्रिंसिपल सोर्स क्या था इनकम का? एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज जो थी वो एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स थी। क्या थी? इनसिग्निफिकेंट सोर्स थी। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब हमें पता है गोरों ने हमारी इंडस्ट्रीज के साथ क्या किया था, हमें पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या थी। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप ही नहीं होने दिया। इसके चलते लोग ज्यादातर, इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं तो टर्शरी सेक्टर में थे। ठीक है, ये हो गए हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का चार्ट। अब मैं ये कवर करा देता हूं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कितने कितने परसेंट लोग इंडस्ट्रीज में थे, कितने परसेंट टर्शरी सेक्टर में थे और कितने परसेंट सर्विस सेक्टर में थे। 72.7% इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। उसके बाद 17.2% इंडस्ट्रीज में थे। बचे कितने? 10.1। इतने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे। ये स्टैट्स आएगा, आपको याद होना चाहिए कि कितने लोग किस सेक्टर में थे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से देखो, देश की ज्यादातर आबादी 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। कैसी थी? हमने पढ़ रखा है, हमने पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर क्या थी? बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं स्टैग्नेशन था, फार्मर्स मर रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, जमींदारी सिस्टम था, कहीं से कोई स्कोप नहीं था। और देश की 72.7% जनता वही काम कर रही है जिसमें कोई स्कोप नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। उसके बाद इंडस्ट्रीज का कोई स्कोप नहीं है। टाटा आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, शुगर पेपर मिल्स थी, वही सारी चीजें थी, तब भी मेजॉरिटी लोग सर्विस सेक्टर में थे। इससे रिजल्ट क्या निकला? इट लीड्स टू वन थिंग, जब ऐसा किसी भी देश के साथ हो रहा होगा तो उसके साथ क्या होगा कि जो ग्रोथ होगी वो अनइवन होगी, यानी क्या होगा? अनबैलेंस्ड
ग्रोथ। इन तीन चीजों के चक्कर में जो हिंदुस्तान की ग्रोथ थी वो अनबैलेंस्ड थी, अनइवन थी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स समथिंग विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा जाता है। क्या हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, ठीक है, मैंने कहा पीने का पानी, ठीक है, खाने को खाना, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती हैं? तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई यूएस की सड़कें कैसी हैं, हिंदुस्तान की सड़कें कैसी हैं, चाइना की सड़कें कैसी हैं, हमारे यहाँ कितने स्कूल हैं, उनके यहाँ कितने स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस कितने, उनके यहाँ कॉलेजेस कितने हैं, हमारा इंफ्रा में पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब इंफ्रा का पार्ट हो गया, उनके यहाँ का भी यही सारा पार्ट होता है। बट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिफर करता है। तो लेकिन ये सारी चीजें, सड़कें, मैंने कहा कि रेसिडेंशियल सोसाइटीज, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेजेस, ये सब क्या डिफाइन करते हैं? ये सब डिफाइन करते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितना ज्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा ग्रोथ। आज की डेट में चाइना क्या कर रहा है? धड़ल्ले से सब तरफ रोड वोड बनाया पड़ा है, हर देश में क्या बोलते हैं, अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर देता है, कहते हैं हम आपका देश डेवलप करके देंगे, इंफ्रा बना रहे हैं, हालांकि वो अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ग्रोथ है, इंफ्रा है तभी तुम्हारी जीडीपी बढ़ेगी, इंफ्रा नहीं है जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि समथिंग विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट फॉर सोशल चेंज, एक एलिमेंट फॉर इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, तो सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज। अब सोशल चेंज मतलब किस लिए? सोसाइटी के लिए। सोशल चेंज मतलब किस लिए? सोसाइटी के लिए। अब सोसाइटी की बात करो तो क्या हो गया? सोसाइटी की बात करेंगे, एजुकेशन है ना, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटीज हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और अगर मैंने कहा इकोनॉमिक चेंज के लिए जरूरत है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, है ना, बैंकिंग, एनर्जी, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है इकोनॉमिक चेंज का। ठीक है, अब हिंदुस्तान को दोनों ही, किसी भी देश को डेवलप होना है तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एनर्जी, इन सब का भी अच्छा खासा इंफ्रा होना चाहिए, और एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इनका भी इंफ्रा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इंफ्रा को डील करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं 90s के टाइम के, 1940s के टाइम की। ठीक है, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे तुम मुझे बताओ कि गोरों ने क्या स्कूल, हॉस्पिटल बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। अगर बनवाए होते तो लिटरेसी रेट 16% से कम होता, हॉस्पिटल बनवाए होते, हेल्थ फैसिलिटीज करवाई होती, प्रोवाइड कराई होती, तो क्या बर्थ रेट, डेथ रेट इतना घटिया होता कि पॉवर्टी के अंदर चला जाता पूरा देश? ठीक है, कुछ नहीं किया। तो सोसाइटी के लिए तो उन्होंने ना एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग कुछ नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत जो काम किया था वो किस में किया था? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एनर्जी, इस फील्ड में काम किया था। ठीक है, अब अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ कहां कहां था? तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में हुआ था। उन्होंने रोड्स भी बनवाई थी, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, अपने बेनिफिट के लिए बनाए। कम्युनिकेशन के लिए कैसे काम किया था? उन्होंने इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाया था, ताकि अब भाई यार इतना बड़ा देश है, कोई जनरल दिल्ली में बैठा है, कोई जनरल क्या बोलते हैं लखनऊ में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सबसे बातें करनी यार कैसे पॉसिबल होगा? तो चिट्ठी लिखना सीखेंगे भाई, चिट्ठी लेके पहुंचाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाया। ठीक है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो ये सारी चीजों में जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, पोर्ट्स, टेलीग्राम, ठीक है, पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, यही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था। और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहीं से भी सोशल चेंज के लिए नहीं था, ये सारा का सारा डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के भले के लिए किया गया था। द फोकस वॉज वेरी सिंपल। आई एम सेइंग कि आप समझने की कोशिश करें तो गोरों ने सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया है, नथिंग एल्स। उनका काम था कि इस देश के पास जितनी रिसोर्सेज हैं और जितनी रिसोर्सेज हम ले जा सकते हैं वो सारी रिसोर्सेज हम ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन होना चाहिए कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ब्रिटिश रूल? आंसर है सर्टेनली नॉट। गोरों ने कभी भी हमारे बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए काम किया वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे काम आ गए। ठीक है, तो कह रहा है मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस्ड विच वॉज ऑन एक्सप्लॉयटेशन। क्या था कि हमें एक्सप्लॉइट करना है, गोरों को एक्सप्लॉइट करना है हिंदुस्तान की रिसोर्सेस का। हाउएवर मीन्स टू एंड yielded some पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, जो वो छोड़ के गए चीजें वो हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर गए। ठीक है, मीन्स टू एंड yielded पॉजिटिव इंपैक्ट, इसका मतलब ये था। अब वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे? देखो भाई, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। क्या था कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर? अब फार्मिंग जो थी वो मेयर सबसिस्टेंस के लिए नहीं थी, वो एज अ बिजनेस फार्मिंग हो गई थी। ठीक है, पहले किसान जो किसानी करता था वो खुद का अनाज जो बनाता था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता था। लेकिन गोरे आए, गोरे ने कहा कॉटन, इंडिगो, जूट उगाओ, हम तुम्हें एडवांस पेमेंट देंगे। तो किसानों के दिमाग में भी क्या कि नहीं, इससे तो धंधा हो सकता है। तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। हमारे फेमाइंस, देखिए फेमाइंस कहोगे सर ये कैसे कंट्रोल हो गया? देखो, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अच्छी सड़कें हैं, तो जहां पर भी सूखा है, जहां पर भी क्या बोलते हैं कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई है, फेमाइंस आ गए, तो हम क्या है वाया रेलवेज, रोडवेज रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं, सब्सिडीज कह रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक हेल्प जो हो सकती है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। हम लोगों ने क्या किया, फेमाइंस के कंट्रोल किया। किस तरीके से? बाय बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज के कंस्ट्रक्शन से इस चीज को कवर किया गया। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अब क्या हो गया, बार्टर सिस्टम से हटके लोग मनी सिस्टम पे, मॉनिटरी सिस्टम पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। गोरे जो छोड़ के गए वो हमारे लिए विरासत बन गई। कैसे बन गई? कि उन्होंने पार्लियामेंट सेट की। ठीक है, वो एक देश पे राज कर रहे थे 200 साल तक। तो वो किस तरीके से राज कर रहे थे भाई? उन्होंने सारी एक पॉलिटिकल सिस्टम बना रखा था, एक पॉलिटिकल इंफ्रा बना रखा था। जब वो गए तो वो इंफ्रा किसके हाथ में चला गया? इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया? इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गया। क्लियर? तो ये क्या था हमारा, विच लेड टू द ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एक हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन नहीं कहता मैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए किया था। हाँ, हमने उसको सही से इस्तेमाल किया। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसी तरीके की सारी वीडियोस डालते रहेंगे। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।